प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। बजट के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी कहते हैं बिल की मंजूरी से कब्ल टैक्स कैसे लिया जा सकता है। बिजली की कीमतों में भी इजाफा, अवाम को एक और झटका। शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के खात्मे तक टेंट में रहें, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खुर्शीद शाह। कराची में हड़ताल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यौम सोग। कराची में हड़ताल से यौमिया 14 अरब रुपए का नुकसान होता है। क्या पीपल्स पार्टी MQM को मनाने में कामयाब हो जाएगी? वफाक के बाद पंजाब का बजट कैसा होगा, किस किस को क्या क्या मिलेगा? और पंजाब के निगरान वजीर आला नजम सेठी के उतरते ही उनका जनरेटर भी उतर गया। आज अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फाइनेंस बिल की मंजूरी से पहले GST की वसूली इंडियन एक्ट 1931 के तहत की जा रही है। क्या वक्त आ गया है कि हुकूमत को आवाम से अबूरी टैक्स वसूल करने के लिए अंग्रेज़ों के कानून का सहारा लेना पड़ रहा है। GST के नफाज के बायस हर चीज़ की कीमत बढ़ चुकी है। खुद चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि खुर्दनी तेल पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है, जिस पर उन्हें सख्त तशवीश है। लगता है कोई रोक टोक ही नहीं। उनका कहना था कि वो नोटिफिकेशन वापस कराएंगे। अब इस मुकदमे की अगली समाअत 18 को होगी, देखते हैं उसमें क्या होता है। दूसरी तरफ GST में इजाफे और तनख्वाहों में इजाफा ना करने पर सरकारी मुलाजमीन भी एहतजाज कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एप्का की अपील पर एहतजाज हुआ। कई जगह रेलवे का पहिया भी जाम हुआ। हुकूमत अवाम को कड़वी गोली निगलने का कह रही है, लेकिन अवाम चाहते हैं बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाए, उनका खून ना निचोड़ा जाए। अब देखना यह है कि हुकूमत अवाम के मसाइल के हल के लिए क्या इक़दाम उठाती है, और क्या ये जो एहतजाज है ये अपना रंग इस तरह दिखाता है कि हुकूमत अपने इक़दामात को वापस लेने पर मजबूर हो जाए। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब आरिफ अलवी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अयाज सोमरो साहब, और थोड़ी देर के बाद हमें पंजाब से जनाब राना सनाउल्लाह भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का। आरिफ अलवी साहब, ये बयान फरमाइएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा एक नोटिस लिया और जिस पे अटॉर्नी जनरल साहब ने ये कहा सबसे पहले कि नोटिफिकेशन नहीं है, इलामिया है। फिर ये बताया गया कि ये अंग्रेज़ के ज़माने का बनाया हुआ कानून है जिसकी एक शिक के तहत ये बुरी टैक्स लिया जा रहा है। ये बयान फरमाइएगा कि ये अवामी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, ये पुराना कानून तो अंग्रेज़ों ने महकूमों से टैक्स के लिए बनाया था, ये सब क्या हो रहा है? जनाब अली, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूं, और कल हम इसके ऊपर प्रोटेस्ट करने की नियत भी कर रहे थे कि बजट सेशन के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। किस वजह से? देखिए, फाइनेंस बिल अभी मंजूर नहीं हुआ। फाइनेंस बिल के अंदर उन्होंने लिख दिया कि 13 जून से ये टैक्स लग जाएगा। अच्छा, टैक्स लगाने के एतबार से क्या फिर कौमी असम्बली जो है वो रबर स्टैंप है? जो लोग इलेक्ट होकर आए हैं, लाखों वोट्स और करोड़ों वोट्स लेकर आए हैं, क्या उनको रबर स्टैंप समझा जा रहा है? तो मैं तो समझता हूं कि ये असम्बली का, नेशनल असम्बली के मेंबरान का प्रिविलेज भी मजरूर हो रहा है इस हरकत के साथ। ये चंद दिन इंतज़ार कर सकते थे। मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्या क्यों गया है, और आवाम के ऊपर फ़ौरन बोझ लग गया। और आपको ये भी बता दूं कि ये GST जो है ये 1% नहीं बढ़ा है, ये 1% बढ़ा है रजिस्टर्ड लोगों पर, और 2% इजाफी अनरजिस्टर्ड जो कारोबारी हैं उनके ऊपर बढ़ा है। तो उनके ऊपर 19% है, और जो रजिस्टर्ड है उनके ऊपर 17% है। अब आप ये बताइए, अगर अयाज साहब की दुकान मेरी दुकान के पास है तो मैं 19% लूँगा और ये 17% दे रहे होंगे, तो बाजार का भाव जो है वो 19% से चलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये GST बढ़ा भी तकरीबन 3% है और हर लेवल पर बढ़ा है। तो मैं ये बड़ी सख्त ज्यादती है, ये इनको करना नहीं चाहिए था, इसकी मैं भी मजम्मत करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने सही सो मोटो नोटिस लिया है इस बात का कि ये हरकत होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अयाज सोमरो साहब, बहुत सारी बजट के अंदर अलवी साहब, मैं सोमरो साहब को इन्वॉल्व करूंगा यहाँ गुफ्तगू में। सोमरो साहब, आप पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि वो हुकूमत के हर अच्छे कदम की हमायत करेगी, मफाहमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई अवाम दुश्मन फैसला हुआ तो उसके खिलाफ न सिर्फ तनकीद होगी बल्कि एहतजाज भी होगा। ये बयान फरमाइएगा, अब इस मसले पर आप क्या कहेंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू समी साहब। मेरी गुजारिश ये है कि जी देखिए, आपने जो पहले जो बात फरमाई, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि हर उस जो है नाजायज़ मसले पे, जायज़ पे नहीं, हम कहते हैं जमहूरियत पले फुले और पाकिस्तान मजबूत हो। अगर गलत काम होगा उसको डंके की चोट पे कहेंगे कि ये गलत काम कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। जो अलवी साहब ने बात की वो बिल्कुल वजह है। पहले समी साहब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि ये कौन सा भाई है। जब मोहतरमा शहीद प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, 2 सेकंड आपकी लूँगा मैं, और उनकी जब शहादत हुई तो मियाँ साहब ने आके लारकाना में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, हमारे पार्टी के को चेयरमैन और प्रेसिडेंट साहब अब जो हैं, उनको कहा था कि मोहतरमा मेरी बहन है। हम सिंधी लोग जो हैं वो जो हमारी बहनें होती हैं उनको हम 7 कुरानों के बराबर समझते हैं। तो अफसोसनाक बात यह है, ज़र्फ़ की बात है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के नाम से इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था। उनमें से हमें उस वक्त ज़रा हम हैरान हो गए कि वहाँ पे सिर्फ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का नाम निकाल दिया इन्होंने। अच्छा अयाज साहब, ये मैं ब्रेक का वक्त हो रहा है, मैं आके आप ही से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, स्टूडियोज में मौजूद हैं, इनसे भी नून लीग का हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम इसी मौजू पर गुफ्तगू जारी रखेंगे। बिजली की कीमतों में भी इजाफा, आवाम को एक और झटका। शहबाज शरीफ लोड शेडिंग के खात्मे तक टेंट में रहे, कायदे हिस्ब इख्तलाफ खुर्शीद शाह। वेलकम बैक नाज़रीन। बहस हो रही है बजट पर, जीएसटी पर। सुप्रीम कोर्ट में जिसके हवाले से नोटिस लिया चीफ जस्टिस साहब ने और अब 18 को इस मुकदमे का फैसला होगा। हम अयाज सोमरो साहब से बात कर रहे थे, उनका हम जवाब ज़रूर लेंगे, लेकिन क्योंकि राना सनाउल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। राना साहब, पूरे मुल्क में एहतजाज की एक कैफियत है, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, अंजुमन ताजरान जो हैं वो भी इसको मुस्तरद कर चुकी हैं, रवायती बजट, सियासी जमातें भी। तो आप तो अभी नए नए इंतखाबात जीत कर आए हैं, तो ये इतना बड़ा जो अवामी गज़ब है, इसको कैसे सामना करेंगे आप? देखिए, इसमें बात यह है कि पहली तो एक सादा सी बात यह है कि जो भी बजट डॉक्यूमेंट होता है वो बजट तजावीज़ होती है। उसके बाद जब उनको हाउस के सामने, असम्बली के सामने रखा जाता है तो वहाँ पे डिस्कशन होनी होती है, और डिस्कशन के बाद जब फिर बजट पास होता है तो उसके बाद फिर वो जो है वो नाफिज होता है या उसकी एक हैसियत होती है। तो अब इसमें ये है कि जो भी, लेकिन वो तो जो जीएसटी है, आज यही तो मौजू है, वो तो नाफिज अप्रूव होने से पहले ही नाफिज अमल हो गया। वो दरअसल उसमें होता ये है कि इसको उससे पहले नाफिज इसलिए कर दिया जाता है या हो जाता है कि लोग जो है वो सुन के ही जो है वो चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने तो ये कहा है कि जैसे मैं इसको नोटिफिकेशन को वापस कराऊंगा। नहीं, उसमें उनकी बात जो है वो इस हद तक, अगर आप उसको टेक्निकली जो है वो यानी लीगल मीनिंग्स में देखें, अब जिस तरह से पेट्रोल है, जब उसकी कीमतों की अभी खबर आती है ना कि बढ़ गई हैं, तो पेट्रोल पंप उसी वक्त जो है वो बढ़ जाती है। जब कम होने की खबर हो तो शायद कम जो है वो उस वक्त तक ना हो जब तक जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो ना पहुँचे। तो इसमें यह है कि ये बजट तजावीज़ हैं, और बजट तजावीज़ को कौम के सामने, मीडिया के सामने, असम्बली के सामने, पार्लियामेंट के सामने जो है वो रखा गया है। इसके ऊपर एक पूरी जो है वो डिस्कशन होगी, और हम बिल्कुल खुले ज़हन से वो डिस्कशन वहाँ मरकज़ में भी और 17 तारीख को हम पंजाब में भी जो है वो पेश करने जा रहे हैं। उस डिस्कशन के बाद जिस कंसेंसस के ऊपर एक पूरी कौम पहुंचेगी, हाउस पहुंचेगा, तो ये तो जो उसके मुताबिक जो है वो होगा। किया जा रहा है, ये वापस हो जाएगा। देखिए, उसमें ये है कि जो पॉइंट सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, अब क्योंकि वो सब जुडिस है, अब उसके ऊपर मैं कोई ज़्यादा बात तो करनी मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने बिल आखिर कानूनी तशरीह जो है ला की यही की कि ये जब तक असम्बली से पास ना हो जाए उस वक्त तक वसूल नहीं किया जा सकता या उस वक्त तक नाफिज नहीं हो सकता, तो फिर उस तशरीह को जो है वो दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा। मैं चलता हूँ इस्लामाबाद, जहाँ पर अलवी साहब और अयाज सोमरो साहब हैं, लेकिन उनसे सवाल करने से पहले एक और इशू है जो हम नाज़रीन के सामने रखते हैं कि जो खबर आ रही है मीटिंग की काबीना से, वो तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने अब बिजली में जो कीमतें हैं उनमें इजाफे को भी उन्होंने अप्रूव कर दिया है। बताया जा रहा है जो समरी भेजी गई थी उसमें 6% इजाफा तजवीज़ किया गया था। अब अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि क्या वो इजाफा जो है वो एक ही दफ़ा लगा दिया जाएगा या उसे बतदरीज
लगाया जाएगा। ये भी इतला है कि नरगिस सेठी साहबा जो पिछली हुकूमत में पानी और बिजली की सेक्रेटरी, उनको भी रिटेन किया जा रहा है और इसके साथ साथ निगरान जो वजीर थे वाटर एंड पावर के डॉक्टर मुसद्दक मलिक, उनको भी एडवाइज़र बना लिया गया है। हालांकि ये वो दौर था जिसमें पाकिस्तान के अवाम ने बदतरीन बिजली का बहरान देखा। आरिफ अलवी साहब, ये तो ऐसा लग रहा है कि स्टेटस को है बिल्कुल वही सारे असहाब और वही कुलिया जिसमें कीमतें बढ़ाई जा रही हैं आम आदमियों के लिए। देखिए, मैं एक तो राना सनाउल्लाह साहब की बात को मुतवज्जे करूंगा इस बात पर कि उन्होंने कहा कि जब टैक्स लिखा जाता है या पढ़ा जाता है तो लोग उसके लागू होने से पहले ही कीमतें बढ़ा लेते हैं। ये इस मामले में ये हकीकत नहीं है। राना साहब शायद इस बात से वाकिफ़ नहीं हो कि फाइनेंस बिल के अंदर लिखा है उन्होंने कि 13 जून से ये टैक्स लागू हो जाएगा। तो ये फाइनेंस के बिल के अंदर लिखा हुआ है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि लोगों ने लेना शुरू कर दिया। ये लोगों ने, वो फाइनेंस बिल के अंदर ये बात लिखी गई है, उस पर लेना शुरू किया गया। इसको मैं कहता हूँ कि ये गैर कानूनी कैफियत है और अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडिया एक्ट इस्तेमाल हो और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून इस्तेमाल हो तो ये अफसोसनाक बात है। इसको इस तरह से करना नहीं चाहिए था। अब आ जाइए आप बजट के ऊपर। देखिए, मैं जानता हूँ कि मुस्लिम लीग हुकूमत जब आई है तो उसको 5-10 दिन मिले हैं बजट बनाने के लिए, 5 दिन मिले हैं। एक टफ टाइम है, एक बात। दूसरी बात ये कि कौम को कमर कसना पड़ेगी, ये भी मैं जानता हूँ। मगर देखिए, जिसने कमर, गरीब ने कसी हुई है, कमर तक उसका पेट लगा हुआ है, उससे कमर कसने को नहीं कहना चाहिए। मैं ये भी इस बात की तारीफ़ करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस के अखराजात को रेस्ट्रिक्ट किया है। मगर मेरे भाई, हमारा कहना यह था, मुस्लिम लीग नून का कहना था, मैं अपनी पार्टी के मयार पर इस बजट को नहीं देख रहा। मैं तो मुस्लिम लीग नून ने जो वादे किए थे और नवाज शरीफ साहब ने जो विजन दिया था, ये बजट उस पर भी नहीं उतर रहा। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा है और मैंने आपसे जैसे अर्ज किया कि 16 से 17 नहीं हुआ है, मार्केट में 16 से 19 हुआ है। एक बात। दूसरी बात यह कि डायरेक्ट टैक्सेशन कम किया। क्यों? कॉरपोरेट टैक्स था, उसमें 1% की छूट दी। इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर इसका जो ओवरऑल फर्क पड़ेगा ये इन्फ्लेशनरी है, ये महंगाई की बात है। इन्होंने ये भी कहा, मिसाल के तौर पर इन्होंने ये कहा कि सर्कुलर डेट को हम 60 दिन के अंदर हैंडल कर लेंगे। मैं ये कहता हूं कि सर्कुलर डेट को 60 दिन के अंदर कैसे हैंडल करेंगे? विदाउट प्रिंटिंग मनी, विदाउट टेकिंग लोन्स। और अगर ये 600 अरब रुपया बगैर मनी छापे हुए, पैसा छापे हुए और बगैर लोन्स के हैंडल करेंगे तो फिर ये उसी तरह से हुआ कि ये डेफिसिट फाइनेंसिंग जो 2.5% का इन्होंने टारगेट रखा है वो नहीं होगा। फिर गरीब का, मैं कहता हूं पूरे बजट में, एक बात आप और सुन लिए, पूरे बजट में एक मजदूर का जिक्र नहीं है। ये मैं समझता हूं लेबर का जिक्र नहीं है। महंगाई के लिए दो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये कंटिन्यूएशन है प्रीवियस बजट्स का। ये मरात याफ्ता तबका मजीद उसी तरह से प्रोटेक्टेड है और गरीब आदमी पर जनरल टैक्स लगाकर उसकी गर्दन पर मजीद एक छुरी रखी गई है। तो ये गरीब परवर बजट नहीं है, मगर हम मशवरा देंगे इनको ताकि इसके अंदर जितनी चेंजेस ये ला सकते हैं तो लाएं। मगर जीएसटी लगाकर तो ऑलरेडी सारा आवे का आवा ही बिगड़ गया। अच्छा, ये मैं यहाँ पर मैं अयाज सोमरो साहब आपसे ये पूछना चाहूंगा, राना साहब से बाद में इस पर रिस्पॉन्स लेते हैं। जो अभी अलवी साहब ने कहा कि आज ये कहा है खुर्शीद शाह साहब ने कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उस वक्त तक टेंटों में अब दोबारा बैठे जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं होती, और ये कहा है कि एबटाबाद कमीशन की जो रिपोर्ट है उसको भी हुकूमत शाया करे, और ये कहा है कि ड्रोन हमलों को भी रोकने के लिए ड्रोन गिराए जाएं। ये डिमांड्स तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन सोमरो साहब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हुकूमत ने, जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उसने अपने वक्त में ये एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट क्यों शाया नहीं की? जी समी साहब, देखें, आपने मेरी बात बीच में काट दी। मैं आपको एक अर्ज करूं कि मैं वहां से सिलसिला शुरू करूंगा जहां से आपने मुझे ड्रॉप किया था। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, पहले तो जो खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे भाई हैं और लीडर ऑफ द अपोजिशन है, जो उन्होंने बात की है, बिल्कुल तीनों बातें 1000% मैं कह रहा हूँ वो करेक्ट, उसने उसकी निशानदी करके और उसको हाईलाइट किया है। मैं आपको एक अर्ज करूं कि शहीद प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक्ट पास हुआ था, एक्ट। उसी वक्त हमने ये इसकी निशानदी की असेंबली के फ्लोर पे, और मैं ये अर्ज करना चाहता हूं ये एक्ट के जरिए तरमीम आ सकती है। एक सिंध की बेटी, उसका नाम जो है इनको हजम नहीं होता है, गवारा नहीं होता है, हमें अफसोस की बात है।
अब तो इनको ग्राउंड खुला है, हमने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए इनको सपोर्ट किया। अब मैं आपको कहता हूं कि ये लफ्जों की जादूगरी है, ये अवाम दुश्मन बजट है। आप मुझे वो एक बात बताएं, शादी ब्याह से लेकर हज से लेकर और जितनी भी डेली अशिया जो है वो आदमी इंसान यूज करता है, मैं उसके ऊपर आऊंगा कि किसके ऊपर टैक्स नहीं लगा हुआ है। ये सिर्फ जादूगरी ये बाबू मियाओं ने बनाई है और डार साहब को पता नहीं था कि कैसे बनी है। बहरहाल हम इसके ऊपर तजावीज़ अपनी देंगे और ये तजावीज़ जो है वो मुफीद होंगी, इस मुल्क की बका और मजबूती के लिए होंगी, वफाक के लिए होंगी, पाकिस्तान के लिए होंगी। हम कहते हैं कि पहले इस बात का हमें जवाब दिया जाए, आखिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का जो एक्ट पास किया गया था वो उसको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से क्यों हटाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज सोमरो साहब और बहुत शुक्रिया जनाब आरिफ अलवी साहब। राना सनाउल्लाह भी हमारे साथ ही रहेंगे। वक्त हुआ यहाँ पर ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी पर। कराची में हड़ताल, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का यौम सोग। कराची में हड़ताल से यौमिया 14 अरब रुपए का नुकसान होता है। क्या पीपल्स पार्टी MQM को मनाने में कामयाब हो जाएगी? कराची में आज MQM की अपील पर एक हड़ताल की गई। हड़ताल पुरअमन रही लेकिन तमाम कारोबार बंद रहा और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जब इस किस्म की हड़ताल हो तो एक दिन में 14 अरब रुपए का नुकसान होता है। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत एक बड़े बहरान का शिकार है और मईशत को पांव पर खड़ा करना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इस तरह की हड़तालें होती रहीं और मईशत को इस तरह नुकसान पहुंचता रहा तो FBR को अपने रेवेन्यू टारगेट्स को अचीव करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरी जानब यह खबरें भी अब आ रही हैं कि MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि इतवार को मुलाकात होगी MQM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की, जिसमें गालिबन इस बात का फैसला होगा कि आगे चलकर क्या मुत्तहिदा जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में हुकूमत में ज्वाइन करती है या नहीं। इसके अलावा आज उनकी जो राब्ता कमेटी MQM की उसका इजलास हुआ जिससे अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खिताब किया और उस मीटिंग में और उसके बाद जो मुत्तहिदा के लीडरों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह बात सामने आई है कि मुत्तहिदा को बड़ी तशवीश है कि उनके कारकुनों को कत्ल किया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है और मुत्तहिदा को एक दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए MQM के रहनुमा ख्वाजा सोहेल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साहब, बड़ी तशवीशनाक खबरें हैं कराची से और ख़ास तौर पर आपकी पार्टी के हवाले से जो आपके कारकुन अगवा हो रहे हैं, लापता हैं, कत्ल हो रहे हैं, उसके हवाले से आज आपके कायद ने आपसे खिताब भी किया। ये बयान फरमाइएगा कि ये हम हर से पूछते हैं MQM के कायद से कि ये कौन लोग हैं ये जो सब कर रहे हैं और उनको क्यों नहीं रोका जा रहा, जबकि इस वक्त गवर्नर हाउस में इशरत अबाद साहब बैठे हुए हैं। देखें, आपने अभी एक बात की कि 14 अरब रुपए का नुकसान हुआ। बात यह है कि जिसके घर का आदमी चला जाए उसके लिए 14 अरब तो क्या 1400 अरब में भी किसी इंसानी जान को वापस नहीं लाया जा सकता। और आज भी एक पुरअमन जो यौम सोग था, जो ताजिर बरादरी ने, ट्रांसपोर्टर्स ने और मुख्तलिफ तबके ने जो है वो मुत्तहिदा की हिमायत के अंदर जो है एक पुरअमन जो है और रज़ाकाराना तौर के ऊपर जो है एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। आज इलेक्शन के टाइम से लेकर अभी तक जो है तकरीबन हमारे 1000, 1200, 1500 लोगों को जो है वो कत्ल कर दिया गया। मेरा सवाल ये आ रहा है कि आया कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनका काम ये है कि लोगों की जानो माल और इज्जत की और उनकी इमलाक की हिफाजत की जाए, लेकिन हमें समझ में ये नहीं आ रही। और ये कौन घिनौना खेल खेल रहा है? कौन ये चाहता है कि कराची का अमन तबाह हो, कराची की मईशत को तबाह किया जाए, कराची से सरमाए को मुंतकिल किया जाए, कराची को ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जाए कि पूरे मुल्क की मईशत तबाह हो जाए। तो ये हमारे जो इक़्तिदार में लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कराची को कुछ हुआ तो कराची जो है वो मिनी पाकिस्तान है। कराची बिजनेस का एक हब है। कराची 72% रेवेन्यू देने वाला शहर है और अगर इसमें इस तरीके से हमारे लोगों को उठाकर तशद्दुद कर उनकी लाशों को जो है कभी नदियों में फेंका जा रहा है, कभी ग्राउंडों में फेंका जा रहा है और इस तरह बेयारो मददगार जो है लोगों को गिरफ्तारें की जा रही हैं, बेगुनाह लोगों के ऊपर FIR दर्ज की जा रही हैं, तो इसका आखिर इम्पैक्ट क्या आएगा? ये किस जगह पे जाकर? अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की ये ख्वाहिश है कि आप हुकूमत में आएँ और आप जिन चीज़ की जानिब निशानदही कर रहे हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा अगर आप सिंध में
हुकूमत में आ जाएं, क्योंकि इससे ये जो एक बात की जा रही है कि जो सिंध की हुकूमत है उसमें शहरी आबादी की कोई नुमाइंदगी नहीं है, वो भी नुमाइंदगी भी हो जाएगी और आप खुद इस मसले को बेहतर तरीके से हल कर सकेंगे। ये तो आपके सामने है कि इस वक्त जो भी गवर्नमेंट बनी है उसके अंदर शहरी कोई आबादी की हुक्मरान वो नहीं आई है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन बहरहाल ये तो अभी फैसले जो हैं ये जाहिर है कि हाई लेवल के ऊपर हमारी राब्ता कमेटी की मशावरत होगी, सारी चीज़ें होंगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या किया जाए। लेकिन मसला ये आ रहा है कि जब हम गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, तो सवाल ये किया जाता है कि आप अंदर क्यों बैठे हुए हैं, और जब हम बाहर होते हैं तो सवाल ये किया जाता है कि हम बाहर क्यों बैठे हुए हैं। हम मुल्क की तीसरी बड़ी जमात है, सिंध की दूसरी बड़ी जमात है, कराची की सबसे बड़ी जमात है, लेकिन बात यह है कि हमें जो है वो जब से MQM बनी है कोशिश ये की जा रही है कि इसको दीवार से लगाया जाए, क्योंकि इसको दीवार से लगाने की वजह यह है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जो है निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक जो जागीरदाराना निज़ाम है लोगों का, जो वडेरा और खानों और मलिकों का निज़ाम है, उससे निकलकर मुतवसत तबके के लोग जो हैं वो असम्बलियों में जाएं, ताकि असम्बलियों के अंदर जो है मसाइल जिनके ऊपर से गुजरते हैं, जो इनको पता होता है कि बसों के सफ़र के क्या मसाइल हैं, पानी के मसाइल क्या हैं, आपको मेडिकल के मसाइल क्या है, बच्चों की तालीम के मसाइल क्या है, जब वो लोग असम्बलियों में जाएंगे तो मसाइल हल होंगे। लेकिन जब भी MQM पंजाब की तरफ बढ़ती है या किसी आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसको दीवार से लगाया जाता है। अच्छा ख्वाजा साहब ये बयान फरमाइएगा को शहीद किया जाता है। ख्वाजा साहब ये बयान फरमाइएगा कि एक तरफ तो कराची की सूरत हाल है जिसकी वजह से आपने एहतजाज किया, दूसरी तरफ बजट के मामले पर भी हम ये देख रहे हैं कि जो तमाम फेडरल सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, ताजर भी एहतजाज कर रहे हैं। ये बयान फरमाइएगा कि अगर ये एहतजाज बढ़ता है सियासी जमातों की तरफ से तो आप इस हवाले से भी आपने कोई लाहे अमल अभी बनाया है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखें, अब से चंद मिनट पहले जो है हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बजट को जो है बिल्कुल मुस्तरद किया है। उसकी वजह यह है कि एक गरीब आदमी के ऊपर जो है महंगाई का बोझ डाला गया, 16% से 17% टैक्स कर दिया गया, एक महंगाई की सुनामी लाई गई, उससे पेट्रोल महंगा हो गया, उससे खाने पीने की अजदाद महंगी हो गई, उससे लोगों की जिंदगी जो है पहले ही अजीरन थी, लोगों के पास बिजली मौजूद नहीं है, बिजली महंगी हो गई, हर चीज जो है उनसे छीना जा रहा है, उनका हक उनसे छीना जा रहा है। तो इस तरीके से जो है इस किस्म के बजट नहीं बनाए जाते। ये जो है मरात याफ्ता तबके के बजट हैं, ये गरीब लोगों का बजट नहीं है। गरीब लोगों के बजट में गरीब आवाम की जो है तनख्वाहों में इजाफा किया जाता, गरीब आदमी को जो है महंगाई में रिलीफ दिया जाता, गरीब आदमी को जो है तालीम की सहूलत दी जाती, गरीब आदमी को जो है लॉ एंड ऑर्डर दिया जाता। ये लेकिन ये दिखता ये है कि ये एक मरात याफ्ता तबके का जो एक मरात याफ्ता तबके की बहुत सोच है। शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब बड़ा बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब कह रहे थे कि ये मरात तबका जो है, मरात याफ्ता तबका, ये उसका बजट है। राना साहब आपने सारी MQM के गुफ्तगू सुनी, उससे पहले भी आपके ऊपर तो बड़ा शदीद ये वो एतराज़ किया जा रहा है कि ये तो मरात याफ्ता तबके का बजट है। देखें, वो बिजनेस फ्रेंडली बजट है और उस हवाले को ये मराद याफ्ता यानी तबके का बजट कह रहे हैं, और दूसरा उसमें जो प्रो पूर इनिशिएटिव लिए गए हैं उसके ऊपर तो ये बात करते नहीं। अब इसमें यह है कि ये सारी तनकीद किए जा रहे हैं कि जी ये भी गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं होना चाहिए था। तो बात यह कि उसमें कोई इन तीनों साहबान ने, अलवी साहब पहले बात कर रहे थे, सुमरो साहब बात कर रहे थे, अब ख्वाजा साहब बात कर रहे थे, किसी ने ये कहा है कि इसमें ये बात इस तरह से नहीं, इस तरह से होनी चाहिए थी। यानी बजट डॉक्यूमेंट जो है वो तजवीज़ तो इसलिए है ना कि अगर भी आप समझते हैं कि ये तजवीज़ दुरुस्त नहीं है तो इसके मुतबादल ये तजवीज़ जो है वो दुरुस्त हो सकती है। अब 500 अरब का जो सर्कुलर डेट है उसको अगर अदा कर दिया जाए और एनर्जी का लोड शेडिंग का मसला जो है वो हल कर दिया जाए तो क्या इससे गरीब को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा? क्या इससे जो है ब्रेक का वक्त हो रहा है और जब हम वापस आते हैं ब्रेक से तो बात करेंगे इस स्टोरी पर। वफाक के बाद पंजाब का बजट कैसा होगा, किस किस को क्या क्या मिलेगा, और पंजाब के निगरान वजीर आला नजम सेठी के उतरते ही उनका जनरेटर भी उतर गया। खबर यह है कि 17 जून को पंजाब का बजट पेश किया जा रहा है और बताया यह जा रहा है कि इस बजट में 290 अरब रुपए रखे जा रहे हैं तरक्याती कामों के लिए, जो एक रिकॉर्ड होगा। यह भी बताया जा रहा है कि सेहत, तालीम और एनर्जी के लिए खसूसी तौर पर ज़्यादा फंड्स को एलोकेट किया गया है। और ये बात भी सुनने में आ रही है
कि जो मुलाजमीन हैं सूबाई हुकूमत के, उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनके पास एक्सक्लूसिव सारी डिटेल है, उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल किया है जो पंजाब के जो तरक्याती फंड्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़िकार। वालेकुम सलाम समी इब्राहिम साहब। जुल्फ़िकार साहब, आपके पास क्या खबर है? बड़ा आपने एक्सक्लूसिव एक डॉक्यूमेंट लिया है जिसमें सारी डिटेल है आपके पास डेवलपमेंट बजट की। जी समी साहब, हमने जो ADP का जो दस्तावेज़ हमारे पास थी उसमें कुछ डिटेल्स आई हैं, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर साहब मियां शहबाज शरीफ साहब मीटिंग्स ले रहे हैं और उसमें कुछ बाज़ नॉमिनल चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन जो हमारे पास बजट है जो दस्तावेज़ है उसमें तकरीबन चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसा आपने फरमाया 290 अरब रुपए का ADP आ रहा है, जो पिछले साल के मुकाबले में ऐलानशुदा बजट जो ADP था उसके मुकाबले में 16% ज़्यादा है। और जो इसकी डिटेल है वो मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन सेक्टर के लिए 25 से 26 अरब रुपए हैं, हेल्थ के लिए 17 अरब रुपए हैं, रोड्स के लिए 34 अरब रुपए हैं। एनर्जी सेक्टर के लिए वज़ीर आला ने पिछले 3 दिन पहले जो मीटिंग ली है उसमें उन्होंने कहा कि इसको डबल कर दिया जाए। पिछले साल इस सिलसिले में 10 अरब थे, तो इस साल जो है अगले साल का जो बजट होगा ADP उसमें तकरीबन 19 से 20 अरब रुपए एनर्जी के लिए एलोकेट किए जा रहे हैं। समी साहब, इस तरह ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 7 अरब रुपए हैं और TMA और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट। ये बताइए जुल्फ़िकार के जो हेल्थ का बजट है, अगर हम उसे डिवाइड करें, जो पंजाब के लोग हैं, आपने कोई कैलकुलेशन की है कि पर कैपिटा कितने पैसे आएंगे हर बंदे के हिस्से में? समी साहब, ये जो अज़ाफ़ी बजट भी है यानी बढ़ाने के बावजूद जो है वो हेल्थ सेक्टर में फ़ीकस जो है वो 175 रुपये 85 पैसे फ़ीकस बजट होगा अगले साल का। और एजुकेशन का भी आप बता दूं, ये 269 269 रुपये फ़ीकस होगा। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि पंजाब की जो 9 करोड़ 67 लाख और 76 हज़ार पॉपुलेशन है इस वक्त, जो करंट दिसंबर 2012 तक की, तो उसके लिए ये बहुत कम है। क्योंकि आज के दौर में देखें तो एक जो प्राइवेट डॉक्टर है वो 500 रुकिएगा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ हैं। राना साहब, ये जो बजट एलोकेशन की बात है, पर कैपिटा अमाउंट आपने सुनी, ये तो बहुत कम है, तो आवाम तो बड़ी तवक्को कर रहे थे। देखें, पहली बात तो ये है कि आप इस बात को इस तरह से तो ना लें कि पूरी कौम जो है वो उसका हर फर्द जो है वो बीमार है। पंजाब में लोग जो है वो बड़े सेहतमंद हैं और अल्लाह ताला उन्हें जो है वो बीमारियों से महफूज रखे। बाकी जो सेहत का जो इस वक्त निज़ाम है उसमें अदरवाइज़ जो है वो काफ़ी उसमें जो है वो नकाइस हैं कि जो आदमी साहिब हैसियत है उसको बेहतर से बेहतर इलाज जो है वो मिल जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी और सरकारी हॉस्पिटल में भी, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको जो है वो ये सहूलत इस तरह से मैसर नहीं आती। तो इसके लिए इस मरतबा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो अपने मैनिफेस्टो में भी वादा किया था, तो हम एक जो हेल्थ कार्ड जो है इंश्योरेंस सिस्टम जो है वो ला रहे हैं कि जिससे वो जिस आदमी को कार्ड मिलेगा और वो कार्ड उन लोगों को ही मिलेगा कि जो लोग वाकई जो है वो यानी पुअर ऑफ द पुअर हैं और वो जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको इलाज मुआवजे की वही सहूलत जो कि एक अमीर आदमी अपने असर रसूख या अपने पैसे की बुनियाद पर हासिल कर सकता है, तो वो सहूलतें जो है वो उस एक आम आदमी को जो है वो मैसर होंगी। तो एक तो हम ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो है वो हेल्थ साइड पे ला रहे हैं। उसके अलावा जो प्रो पूर इनिशिएटिव इससे पहले चल रहे थे, जो डायलिसिस का है वो भी उसी तरह से जारी रहेगा। जो अद्वियात हैं, साहब ये जो अमाउंट आपने रखी है बजट में, ये तो इतनी कम है। अब 150 पौने 200 रुपये पर जो है ना साल का, इससे क्या हेल्प मिलेगी लोगों को? देखें, इसमें ये है कि अब फिर ये बात यानी इससे पहले जब हम वफाकी बजट के ऊपर बात कर रहे थे तो ये दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ जो है वो हम टैक्स अदा नहीं करना चाहते और दूसरी तरफ जो है वो टैक्स इनकम से जो है वो हर किस्म की जो है वो सहूलत भी जो है वो हासिल करना चाहते हैं। अब इसमें पंजाब में जो हमारे रेवेन्यू सोर्सेज हैं, इस मरतबा हमने 30% जो है उनमें जो यानी नॉन डेवलपमेंट अखराजात हैं उसमें वो हम कमी ला रहे हैं और ये कमी हम पिछले 3 साल से जो है वो मुतवातर जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि 40% हमारा टारगेट है कि जो हमारा रेवेन्यू कलेक्शन है पंजाब के लेवल पे उसको 40% जो है वो बढ़ाएं। तो ये सारा फिर यानी जो डिविजिबल पूल से मिलेगा इसको भी 40% जो है वो बढ़ाएंगे, तो उससे फिर जो भी मैसर आ सकेगा वो जो है वो सेहत और तालीम को जो है बजट की दूसरी भी तफसील है और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें? ये मैं समी साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ राणा साहब के, पूरी कौम बीमार तो नहीं है, पंजाब में लोग बड़े सेहतमंद हैं, लेकिन तालीम तो पूरी कौम हासिल कर रही है ना। उसके लिए 269 रुपीज़ पर कैपिटा, यानी देखिए आप हर घर में बच्चे तो है ना, वो तो एजुकेशन हासिल करेंगे ना, ये बहुत कम है स्कूलों के लिए। स्कूलों में मिसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जिनकी छतें नहीं हैं, हज़ारों स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के लिए बच्चों के लिए पानी पीने का नहीं है, तो उनकी मिसिंग फैसिलिटीज़ के लिए राणा साहब ये बात मानिए कि बजट कम है।
अगर आप एनर्जी सेक्टर में जाना चाहते हैं, यानी ये रोड सेक्टर जो है 34 अरब रुपए इसके लिए आप रख रहे हैं, विजिबल डेवलपमेंट है। ये पिंडी में जो है वो जो बस सर्विस है उसको शुरू करने की बात की जा रही है, उसमें वज़ीर आला अभी मान नहीं रहे हैं, मुझे इस बात का पता है, हो सकता है उसमें वो बाद में इसका फैसला कर लें। तो ये देखिए एजुकेशन में कम है। बजट की जो और तफसीलात हैं वो मैं समी साहब आपको ये अर्ज़ करूँ कि बात ये नहीं कि एलोकेशन, बात ये जो खर्चा होता है करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल तक के मेरे पास फिगर है, ये डॉक्यूमेंट भी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। इसमें ये हुआ है कि 250 अरब रुपए पिछले साल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो थे वो ADP में रखे थे, लेकिन अप्रैल तक 105 अरब खर्च हुए हैं। ये टोटल का तकरीबन 42% बनता है। और एजुकेशन और हेल्थ की बात कर दूं, अब तक 7.4 अरब है, इसमें 16.5 अरब रखे गए थे ADP में, डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये 44% है। इस तरह तालीम में 12.4 अरब रुपए खर्च हुए 25 अरब में से, ये 50% भी नहीं बन रहा। खर्चे एलोकेशन की बात हो रहा है समी साहब, राना साहब, बात ये है कि ये कमिटमेंट चाहिए, ये कमिटमेंट, और देखें जो कैपेसिटी है आपकी खर्च करने की। जी राना साहब। नहीं, इसमें देखें, इसमें जो वो फिगर्स दे रहे हैं उसमें एक तो ये है ना कि ये यानी जो आखिरी बल्कि जो तीसरी छमाही थी तो उसमें जो है वो सारी चीज़ें जब रेगुलेट होती हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो खर्च होना होता है। लेकिन क्योंकि इलेक्शन आ गए और इलेक्शन आने के बाद जितना भी डेवलपमेंटल वर्क था वो केयर टेकर ने जो है वो रोक दिया। तो ये जो फिगर्स जुल्फ़िकार साहब बता रहे हैं ये बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं, लेकिन ये उस वजह से हुआ, वरना आप जो पिछले 5 साल है वो आप देख लें, हमारा जो यानी एलोकेशन है, एलोकेशन के अगेंस्ट जो अखराजात है उसकी रेशो जो अबव 80% है और बाद सालों में जो है वो 90% तक है। राना साहब मैं अर्ज़ कर दूँ, 2011 और 12 का जो आपका बजट था उसमें आपने 220 अरब रुपए रखे थे और आपकी बजट डॉक्यूमेंट बताती है कि आपका 156 खर्च हुआ है। ये पिछले साल की बात है। कभी भी आपने जो बजट रखा है ADP का उसका 100% कभी नहीं हुआ। चलिए 100% ठीक है, 100% नहीं हुआ, लेकिन ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 30% हुआ या 42% हुआ, तो ये सिर्फ इस वजह से हुआ कि ये जो है ये यानी केयर टेकर सेटअप आने की वजह से, वरना ये ऑलवेज जो है ये यानी 60-70 से ऊपर होता है और बाज़ का जो है वो 80 को भी इसने जो है वो पिछले सालों में जो है वो क्रॉस किया है। अच्छा, और दूसरा जो उन्होंने तालीम के हवाले से बात की है तो आप ये देखेंगे कि इस मरतबा सेहत और तालीम में, क्योंकि ये बजट प्रपोजल्स हैं, अब इनके मतलब मैं अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन आप देखेंगे कि उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और लोगों की बेहतरी को जो है वो बहुत ही। अच्छा जुल्फ़िकार, ये बता दीजिएगा, एक और भी इंटरेस्टिंग खबर आ रही थी कि नजम सेठी साहब वज़ीर आला थे निगरान, तो उनके घर में जनरेटर लगा हुआ था, वो उतार दिया गया। ये बता दीजिएगा कहाँ ले गया उस जनरेटर को? समी साहब 200 kVA का जनरेटर था, ये उस वक्त लगा था जब वज़ीर आला नजम सेठी की नॉमिनेशन हुई थी, जब उन्होंने हलफ उठाया था उसके 3 दिन बाद वहाँ पे गया था। ये जनरेटर मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि ये वन क्लब पे लगा था, जो मियाँ हमजा शहबाज शरीफ साहब का MLA का दफ्तर था, वहाँ से उतारा गया था पहले, और वो था मैनुअल जनरेटर, सेल्फ स्टार्ट था। उसके बाद फिर ये एक वासा के ट्यूबवेल से उतार के नजम सेठी साहब के घर लगाया गया था और यहाँ पे तकरीबन ये जो जनरेटर जो चलता था उसमें 1 घंटे में तकरीबन 17 से 18 लीटर डीजल जलता था और तकरीबन 22,000 रुपए। कहाँ गया? अब ये कहाँ गया है जनरेटर? ये अब समी साहब गुलबर्ग के उसी ट्यूबवेल पे वापस गया है, जिसके साथ गुलबर्ग की गरीब कॉलोनी भी एक दो कॉलोनियां भी पानी मिलेगा, जिनको पूरे 3 महीने लोड शेडिंग में पानी नहीं मिला। जुल्फ़िकार राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, कल पाकिस्तान का मुकाबला है हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट में, और हम इस दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं कि पाकिस्तान की टीम को अल्लाह कल फतह से हमकिनार करे। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब अगले हफ्ते सोमवार को आपसे मुलाकात होगी इसी वक्त टॉप स्टोरीज और एनालिसिस के साथ। अपना और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।